इंसान अगर अपने हाल से मुतमईन न हो तो माजी की खुशगवार यादें उसे सुकून से जीने नहीं देती। कासिम के साथ भी कुछ ऐसा ही मामला था। मेहरू से शादी करना उसका ख्वाब था, लेकिन फिर सुरैया दुल्हन बनकर उसकी जिंदगी में आ धमकी। सुरैया कासिम की खालाजाद ही नहीं, बचपन की मंगेतर भी थी, मगर कासिम ने कभी इस रिश्ते को दिल से कबूल नहीं किया था। वो तो मेहरू का दीवाना था। मेहरू गांव के बड़े जिम्मेदार मलिक फयाज की भतीजी थी। कासिम की उससे मुलाकात 1 साल पहले अपने ही गांव में मलिक फयाज के बेटे की शादी में हुई थी। पहली ही मुलाकात में दोनों एक दूसरे को दिल दे बैठे, मगर कुछ अरसे बाद ही जब कासिम के वालिद का एक हादसे में इंतकाल हो गया तो माँ ने उसकी शादी अपनी यतीम भांजी सुरैया से करने का फैसला कर लिया। कासिम को ये रिश्ता किसी सूरत कबूल नहीं था। उसने अपनी माँ को मेहरू के बारे में सब कुछ बताकर सुरैया से शादी करने से साफ इनकार कर दिया। उसने माँ के रजामंद ना होने पर खुदकुशी और घर छोड़ जाने की भी धमकी दी, मगर माँ ने अपना फैसला कतई न बदला। उसकी एक वजह यह भी थी कि मेहरू के वालिदैन शहर में रहते थे और बहुत अमीर लोग थे, जबकि कासिम का ताल्लुक एक मुतवस्सित घराने से था। यही वजह थी कि उसकी माँ ये रिश्ता मांगकर इनकार सुनने और अपनी तजलील करवाने के हक में बिल्कुल नहीं थी। चुनाचे कासिम को हथियार डालकर माँ की जिद के सामने सर झुकाना पड़ा। लेकिन शादी के बाद कासिम ने मेहरू से यूं नाता तोड़ लिया जैसे उसे जानता ही ना हो। मलिक फयाज का बेटा, जो कि कासिम का गहरा दोस्त था और उसकी मेहरू से मोहब्बत से आगाह भी था, उसने कासिम को बता दिया कि मेहरू को उसकी शादी के बारे में मालूम हो चुका है और चाहती है कि अब कासिम उससे कभी राब्ता ना करे और अपनी बीवी के साथ खुशो-खुर्रम जिंदगी गुजारे। दिन गुजरते रहे। कासिम का दिल अब गाँव और अपनी बीवी सुरैया से बुरी तरह उचाट हो गया था। लिहाजा उसने शहर जाकर एक प्राइवेट दफ्तर में मुलाजमत कर ली। अब वो महीने में सिर्फ 1 मर्तबा गाँव आता था। सुरैया अपनी सास के साथ गांव में ही रहती थी। वो कबूल सूरत मगर बहुत ही शाकिर औरत थी। वो कासिम की मेहरू से मोहब्बत का राज भी जानती थी, मगर कभी उसे ताना नहीं दिया था। कासिम जब भी शहर से वापस लौटता तो सुरैया उसकी बहुत खिदमत करती, मगर कासिम ने कभी उससे सीधे मुंह बात नहीं की थी। इसी तरह 3 बरस गुजर गए और फिर एक रोज कासिम की माँ भी उन्हें अलविदा कहकर दूसरे जहां चली गई। अब सुरैया को अपने साथ शहर ले जाना कासिम की मजबूरी थी, लेकिन उसके पास इतने पैसे नहीं थे कि शहर में कोई ढंग का मकान ले सके। जब वो मकान तलाश करते करते थक गया तो एक रोज उसके दफ्तरी साथी ने उसे अपने आबाई मकान में रहने की पेशकश कर दी और कहने लगा, देखो यार, मेरा ताल्लुक किसी नवाब फैमिली से हरगिज नहीं है। बस वालिद ने अच्छे वक्तों में 2 मकान बनाए थे। एक में मैं अपनी बीवी बच्चों के साथ रहता हूँ, जबकि दूसरा बरसों से खाली पड़ा है। वो घर मेरे वालिद को विरासत में मिला था। अगर तुम्हें कोई मकान नहीं मिल रहा तो उसी में बसेरा कर लो। जो किराया दो के दोस्ती यारी समझकर कबूल कर लूंगा। ये सुनते ही कासिम की तो बातें खिल गईं और वो बेताबी से बोला, इन हालात में इससे बड़ी मेहरबानी और क्या हो सकती है मेरे दोस्त। मगर वो मकान है किस जगह? बहुत दूर तो नहीं है, मगर कुछ देहाती माहौल है वहाँ का। मकान खुला और हवादार है, मगर बिजली की सहूलत फिल वक्त मुयस्सर नहीं है वहाँ। दरअसल बिजली का मीटर मैंने खुद ही उतरवा दिया था। तनख्वाहदार आदमी हूँ, कहाँ 2 बिल अदा करूँ। हाँ, तुम वहाँ रहना शुरू कर दो तो मैं मीटर दोबारा लगवा दूंगा। कासिम के दोस्त ने जब उसे साफ लफ्जों में बता दिया तो कासिम बोला, वो सब तो ठीक है, मगर मकान अगर ज्यादा दूर है तो मैं दफ्तर कैसे आया करूंगा। कैसी बातें करते हो कासिम मियाँ, मकान जंगल में हरगिज नहीं है, मेन रोड के बिल्कुल करीब है। हर वक्त बसें वैगनें गुजरती हैं वहां से, तुम्हें बिल्कुल तकलीफ नहीं होगी। दोस्त ने तसल्ली दी तो कासिम को जहनी सुकून मिल गया। अगले रोज वो अपने दोस्त के साथ मकान देखने पहुंच गया। वहां का माहौल वाकई देहाती था। इर्द गिर्द सरसब्ज फसलें लहलहा रही थीं। दोस्त का मकान तो आबादी से थोड़ा हटकर था, लेकिन फिर भी कासिम को 100% कबूल था। उसने फौरन ही अपने दोस्त को हाँ कर दी और ये सोचकर खुद को तसल्ली देने लगा कि सुरैया तो वैसे भी गांव में रहती है, इस माहौल में बहुत जल्द उसका दिल लग जाएगा। 2-3 दिन बाद वो सुरैया को गांव से ले आया। 2 बड़े कमरे, बरामदा और खुला सहन। मकान सुरैया को बहुत पसंद आया, लेकिन सहन के दाएं जानिब एक छोटा सा तहखाना भी था, जिसका रास्ता एक छोटे से कमरे में खुलता था। बकौल दोस्त के ये तहखाना उसके दादा ने बनवाया था, लेकिन अब ये मुद्दत से बंद पड़ा था और सारे घर का काट कबाड़ भी उसी में ही फेंका जाता था। कमरे से बहुत ही तंगो तारीक सीढ़ियां तहखाने के अंदर जाती थीं और वहां दिन में भी खूब अंधेरा रहता था, इसलिए कोई उस तरफ जाता ही नहीं था। दोस्त ने उसे भी तहखाने और उस कमरे को नजरअंदाज कर देने की हदायत की,
यही हदायत कासिम ने सुरैया को भी कर दी थी कि उसे तहखाने की तरफ जाने की जरूरत हरगिज नहीं है। दिन एक मर्तबा फिर पंख लगाकर उड़ने लगे। कासिम का ख्याल था कि अब मेहरू उससे शदीद नफरत करने लगी होगी और बेवफा समझकर फरामोश भी कर चुकी होगी। लेकिन कासिम का यह अंदाजा उस रोज गलत साबित हुआ जब शादी के 3 साल बाद अचानक बाजार में उसका सामना मेहरू से हो गया। कासिम ने उसे देखते ही कतराकर बच निकलने की कोशिश की, मगर मेहरू खुद ही उसके करीब आ गई और अफसुर्दा लहजे में बोली, माना अब तुम किसी और के हो गए हो, पर मुझे आज भी तुमसे मोहब्बत है। मगर कासिम, तुम मेरी इस मोहब्बत का गलत मतलब ना लेना। मेरी दुआ है कि तुम हमेशा अपनी बीवी के साथ खुश रहो। मेहरू के रवैये ने कासिम के जहन पर बहुत गहरा असर किया। यादों के पुराने जख्म फिर से ताजा हो गए और उसे जहनी तौर पर अपनी बीवी से कोफ्त महसूस होने लगी। वो अपनी मोहब्बत में नाकामी की वजह अपनी बीवी सुरैया को ही करार दे रहा था और सोचता था कि अगर सुरैया उसकी जिंदगी में ना आती तो आज वो मेहरू के साथ पुरसुकून जिंदगी गुजार रहा होता। अब वो सुरैया से मजीद खिंचा खिंचा रहने लगा था। वो दिल से दुआ करता था कि कोई मौजज़ा रोनुमा हो और उसकी सुरैया से हमेशा के लिए जान छूट जाए। काफी दिन उसी उधेड़पन में गुजर गए। अब वो अक्सर मेहरू से मिलने भी लगा। मेहरू के वालिद फोत हो चुके थे और वो अपनी बूढ़ी माँ के साथ रहती थी। यही नहीं, उसने अभी तक शादी भी नहीं की थी। जैसे जैसे उनके दरमियान मोहब्बत बढ़ती चली जा रही थी, कासिम को अपनी बीवी से नफरत सी महसूस होने लगी थी। अब तो वो उससे निजात हासिल करने की तदबीरें भी सोचने लगा था। फिर एक रोज निहायत अजीब वाकया रूनुमा हुआ। रात गए कासिम लालटेन की रोशनी में दफ्तर का कुछ काम निपटा रहा था। सुरैया को शायद उस वक्त नींद नहीं आ रही थी, इसलिए वो कुछ देर चहलकदमी के लिए सहन में चली गई। बाहर सहन में घुप अंधेरा था। उसे गए कुछ ही देर गुजरी थी कि अचानक वो तेजी से हाँफती कांपती वापस लौट आई। उसके चेहरे पर हवाइयां उड़ रही थीं। वो बहुत खौफजदा दिखाई दे रही थी। उसने जल्दी से अंदर दाखिल होकर कमरे के दरवाजे को कुंडी लगा दी और बिस्तर पर गिरकर गहरे सांस लेने लगी। उसकी हालत देखकर कासिम ने चौंक कर नजरें उठाई और रूखे लहजे में पूछा, क्या बात है, इतनी रात को क्या भागम भाग लगा रखी है तुमने? वो बाहर। सुरैया से बात मुकम्मल करना मुश्किल हो रहा था। उसकी दहशत ज़दा नजरें बार बार बंद दरवाजे की तरफ उठ रही थीं, जैसे बाहर कोई चोर या डाकू मौजूद हो। खैरियत तो है ना? क्या था बाहर? मामले की नजाकत को समझते हुए कासिम ने नरम लहजे में पूछा। पता नहीं, पर कुछ तो देखा होगा ना तुमने? जी नहीं। फिर इतनी खौफजदा क्यों हो? बाहर मैंने एक आवाज सुनी है। मैंने कुछ देखा नहीं, बस आवाज सुनी है। किसकी आवाज थी? कोई औरत थी। सुरैया ने फिर खौफजदा नजरों से दरवाजे की तरफ देखा। चलो मैं देखता हूँ। कासिम उठने लगा तो वो तेजी से बोली, अल्लाह के लिए आप बाहर ना जाएं, हमाकत की बातें मत करो। कासिम ने उसे समझाया और फिर अलमारी से अपनी टॉर्च उठाकर बाहर निकल गया। वसीओ अरीज सहन में हर तरफ अंधेरा था। कासिम ने दरवाजे के पास रुककर टॉर्च रोशन की और सहन का जायजा लेने लगा। टॉर्च की तेज रोशनी अंधेरे में इधर उधर घूम रही थी। खासी देर बाद जब उसे इत्मीनान हो गया कि सहन में कोई तीसरा शख्स मौजूद नहीं है, तो उसने सुरैया की तरफ मतवज्जा होकर नरमी से कहा, वहम होगा तुम्हारा, यहाँ तो कोई भी नहीं है। अल्लाह करे वो मेरा वहम ही हो। पर थी किस किस्म की आवाज? वो किसी औरत की आवाज थी, जैसे वो बहुत कर्ब की हालत में हो। सुरैया ने यही तक कहा था कि कासिम के अपने जिस्म में भी सनसनी की तेज लहर दौड़ गई और वो चौंक कर तहखाने की तरफ देखने लगा। घुप अंधेरे में किसी औरत के कहकहे की आवाज उसे भी खौफजदा कर गई थी। यूं लगा था जैसे किसी बर्तन में बहुत सारे कंकर जमा करके उन्हें जोर से हिलाया गया हो। चंद लम्हे तक कासिम वहां गुमसुम खड़ा रहा, फिर टॉर्च रोशन करके तहखाने की तरफ बढ़ा। अल्लाह के लिए आप उस तरफ ना जाएं। सुरैया ने फौरन उसका बाजू थाम लिया। घबराओ नहीं, अगर वो कोई औरत है हमें उससे खाइफ नहीं होना चाहिए। फिर भी मेरी आपसे इल्तिजा है कि आप इस वक्त वहां ना जाएं, सुबह देखा जाएगा। कासिम ने कुछ सोचकर बीवी की बात मान ली और अंदर चला गया। अगले रोज सूरज की रोशनी में कासिम ने कमरे में दाखिल होकर तहखाने का जायजा लिया, लेकिन वहां कूड़े करकट के सिवा और कुछ नजर न आया। उसे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे मुख्तलिफ औकात में उस तहखाने को पुर करने की कोशिश की जाती रही हो। लिहाजा कासिम ने ये सोचकर इस वाक़े को नजरअंदाज कर दिया कि मुमकिन है ये कहकहा पागल औरत ने घर के बाहर लगाया हो। चुनाचा नाश्ता करने के बाद वो सुरैया को तसल्ली देकर दफ्तर चला गया। इस बात को अभी चंद रोज गुजरे थे कि एक रात सुरैया चीख मारकर सोते से बेदार हो गई। उसका पूरा जिस्म यूं कांप रहा था जैसे लर्जे का बुखार हो गया हो। उसकी आंखों में दहशत और चेहरे पर पसीने के कतरे झिलमिला रहे थे।
वो बार बार दरवाजे की जानिब देख रही थी। सुरैया की हालत देखकर पहले कासिम ने सोचा कि उसे डांट डपट कर सुला दे, मगर फिर ख्याल आया कि कहीं इसने कोई भयानक ख्वाब देखा हो। इसीलिए उसने सिगरेट सुलगा कर नरम लहजे में पूछा, क्या फिर कोई ख्वाब देख लिया है तुमने? हाँ, मैंने फिर वही आवाज सुनी है, बहुत वाजे, बहुत करीब से, जैसे कोई मेरे बहुत करीब मौजूद हो। अब क्या कहती है वो? कुछ अजीब सा जुमला बोलती है वो। कहती है, भेंट के बदले माल लो, तुम बिला वजह परेशान हो रही हो। ऐसा कुछ नहीं है, तुम आराम से सो जाओ, मैं तुम्हारे करीब ही बैठा हूँ, डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। जी बेहतर, लेकिन एक बात कहूँ? हाँ बोलो। मुझे ये घर ठीक नहीं लगता, यकीनन इसमें आसेब का साया है, आप कोई दूसरा मकान ले लीजिए। तुम्हारा दिमाग चल गया है सुरैया? तुम अंदाजा नहीं कर सकती हो कि ये मकान मैंने कितने पापड़ बेलने के बाद हासिल किया है, और तुम मुंह बनाकर कह रही हो कि नया घर ले ले। बेहतर यही है कि अपना खौफ दूर करने की कोशिश करो, क्योंकि भूत प्रेत इस घर में नहीं, तुम्हारे दिमाग में घुसे हुए हैं। कुछ भी हो, पर अब मुझे इस मकान से खौफ आने लगा है। सुरैया भी अपनी बात पर डट गई थी। तो फिर अपने खौफ को खत्म करो, और याद रखो कि मैं ये मकान हरगिज़ तब्दील नहीं करूंगा। सुरैया उस तल्ख जवाब पर खामोश हो गई और चुपचाप बिस्तर पर जा लेटी। कासिम दफ्तर का कुछ काम कर रहा था। उसने जब भी कन अखियों से सुरैया को देखने की कोशिश की, उसे गहरी सोच में गर्क और परेशान पाया। वो मुसलसल छत को घूरे जा रही थी। ये बात कासिम भी जानता था कि सुरैया बहुत साबिर शाकिर औरत है। उसने कभी गैर जरूरी बात नहीं की थी और ना ही कभी भूत प्रेत का तस्करा किया था। फिर अचानक ये सब कुछ कैसे शुरू हो गया, और वो पुरअसरार आवाज किसकी है जिसने मेरी बीवी का सुकून छीन लिया है? कासिम रात भर इसी ख्याल में परेशान रहा। अगले रोज दफ्तर पहुंचकर उसने दबे लफ्जों में अपने दोस्त से इस बारे में तस्करा किया, लेकिन दोस्त ने ये सब उनका वहम करार देकर मौजू ही बदल दिया। दोस्त का ये अंदाज देखकर कासिम ने भी किसी किस्म का इसरार करना मुनासिब न समझा, क्योंकि वो खुद भी फिलहाल इस पोजीशन में नहीं था कि नया मकान तलाश करने निकल पड़ता। लेकिन उसने दिल ही दिल में फैसला जरूर कर लिया कि साथ साथ नए मकान की तलाश भी जारी रखेगा, और जैसे ही कोई मुनासिब ठिकाना मिला, अपने दोस्त का शुक्रिया अदा करके उसका घर खाली कर देगा। शाम को छुट्टी के बाद कासिम घर के लिए रवाना हुआ तो आंखों के सामने अब भी सुरैया का परेशान चेहरा था। उसे ये सोचकर परेशानी हो रही थी कि सुरैया सारा दिन घर में अकेली होती है। अगर वो इसी तरह खौफजदा रहने लगी तो वो एक दिन नफ्सियाती मरीजा बन जाएगी। इन्हीं सोचों में वो बस में सवार होकर अपने स्टॉप पर जा उतरा। बस स्टॉप पर एक छोटी सी परचून की दुकान भी थी। कासिम बस से उतरकर अक्सर उसी दुकान से घर के लिए सामान खरीदता था। यही वजह थी कि अब उस दुकान का मालिक, जिसे सब बाबा शरफू कहते थे, कासिम का दोस्त बन गया था। उस रोज भी कासिम ने बाबा शरफू से सिगरेट का पैकेट खरीदा और वहीं बैठकर गपशप करने लगा। बातों बातों में कासिम ने बाबा शरफू से किराए के मकान के बारे में जिक्र किया तो वो बोला, कासिम मियाँ, मैं तुम्हें किराए का मकान तो ढूंढ कर दे सकता हूँ, मगर एक बात कहूँ, जिस मकान में तुम रहते हो ना, वो इतना भी बुरा नहीं है, फिर उसे क्यों छोड़ना चाहते हो? कासिम ने संजीदगी से जवाब दिया, बस कुछ परेशानी है बाबा। क्यों, कोई खास बात है क्या? कासिम ने बाबा के पूछने पर सारा का सारा किस्सा उनको सुना दिया। बाबा शरफू ने उसकी सारी बात तवज्जो से सुनी और फिर सरगोशी कैसे अंदाज में बोला, मेरा मशवरा तो यही है कि मकान तब्दील करने की बजाय उस आवाज का खोज लगाने की कोशिश करो। क्या मतलब? मेरे दादा बताया करते थे कि जिस मकान में तुम रहते हो, क़याम पाकिस्तान से पहले वहाँ एक आदमी रहता था जो शैतान की पूजा करता था। उसका दावा ये होता था कि लोग अगर उसके पास आकर कोई भेंट चढ़ाएं तो वो उनको माला माल कर देगा। वहाँ पर भेंट इंसानों और जानवरों की होती थी। जो भेंट चढ़ा देता था तो फिर वो सारी उम्र दौलत से खेलता था। इसीलिए मुमकिन है तुम्हारे भी दिन फिरने वाले हों और तुम्हें भी कोई बड़ा खजाना मिल जाए। बाबा शरफू ने उसे ये बात राजदारी से सुनाई तो कासिम चाहते हुए भी अपना कहकहा ना रोक सका। ये साइंस का दौर है बाबा, तुम भी कैसी जहालत की बातें करते हो? क्यों मेरी उर्बत का मजाक उड़ाते हो? मेरी बात को मजाक समझकर मत टालो कासिम मियाँ। मेरे दादा काले इल्म के भी माहिर थे। उन्होंने खुद मुझे बताया था कि शयातीन को खुश करके बहुत से फायदे हासिल किए जा सकते हैं। इसलिए अगर तुम्हें मौका मिल रहा है तो तुम इससे फायदा उठाओ। बाबा शरफू ने उसकी हंसी को नजरअंदाज करते हुए कहा, मगर मुझे इन बातों पर यकीन नहीं है बाबा, ये सब बेकार की बातें हैं। कासिम ने बुझते हुए सिगरेट का आखिरी कश लिया और अपने घर की तरफ रवाना हो गया। उस रोज मौसम खासा गर्म था। कासिम ने रात को कमरे की बजाय सहन में सोने का प्रोग्राम बनाया और अपनी चारपाई बाहर निकाल ली। सुरैया ने उसे बहुत मना किया कि वो सहन में ना सोए, पर कासिम ने उसकी एक ना मानी, जिस पर मजबूरन सुरैया को भी बाहर सोना पड़ा।
वो बहुत खौफजदा थी, मगर खामोशी से अपनी चादर तान कर लेटी हुई थी। काफी देर तक सिगरेट फूकने के बाद कासिम ने सुरैया की जानिब देखा तो वो गहरी नींद सो रही थी। उसे बार बार बाबा शरफू की बात याद आ रही थी कि उस आवाज का खोज लगाने की कोशिश करो, मुमकिन है तुम्हारी किस्मत का ताला खुल जाए। चुनाचे वो बिस्तर से उतरकर जमीन पे चहलकदमी करने लगा और फिर हिम्मत करके उस कमरे के करीब जा पहुंचा जिसके नीचे तहखाना था। फिर अचानक वो अपनी जगह साकित हो गया। औरत के कहकहों की आवाज आज फिर सुनाई दे रही थी। कासिम ने गौर से आवाज की सिमत का अंदाजा लगाया तो उसे यकीन आ गया कि आवाज उसी कमरे से सुनाई दे रही है। भेंट के बदले माल लो। कासिम जल्दी से कमरे के टूटे हुए दरवाजे के पास जा खड़ा हुआ और अपनी कांपती हुई आवाज में पूछा, कौन है अंदर? भेंट के बदले माल लो। आवाज दोबारा उसके कानों से टकराई। एक लम्हे के लिए कासिम ने सोचा कि कमरे के अंदर झांक कर देखे और मालूम करे कि ये क्या इसरार है, मगर उसमें इतना हौसला नहीं था, इसीलिए वहां खड़े खड़े दिल को मजबूत करके बोला, मैं तुम्हें भेंट